हे स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं बेस थ्योरम चैप्टर नंबर 19। तो सबसे पहले तो आपको प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए। तो इससे जस्ट पहले वाला चैप्टर 18 प्रोबेबिलिटी उसको कर लेना। उसका प्लेलिस्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसकी सारी वीडियोस देख लेना, उसको अच्छे से पढ़ लेना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्योंकि आपको अच्छे से आनी चाहिए, उसके क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। बेस थ्योरम का फॉर्मूला वैसे तो क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला बेस थ्योरम का, लेकिन आपको इस कोई चक्कर में नहीं पड़ना। फॉर्मूला का मतलब भी समझ में आने लगेगा जब क्वेश्चंस करते जाओगे, ठीक है। तो मैं आपको ये फॉर्मूले से कुछ अप्लाई करके नहीं पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस देखते जाओ, समझ में आते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बैग ए कंटेन्स 2 वाइट एंड 3 रेड बॉल्स। एक बैग है ए, उसमें 2 वाइट बॉल्स हैं और 3 रेड बॉल्स हैं। एक और बैग है, बैग बी, उसमें 4 वाइट और 5 रेड बॉल्स हैं, 5 रेड बॉल्स हैं, ठीक है। 1 बॉल इज ड्रॉन एज एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स एंड फाउंड टू बी रेड। रेड निकली, इसमें से भी निकाल सकते हैं, इसमें से भी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज फ्रॉम बैग बी। तो क्या हुआ, पहले क्या करना पड़ेगा, बैग चूज करना पड़ेगा। ये सब कहानी तो ठीक है, लेकिन ए से जाएगी या बी से, तो प्रोबेबिलिटी ए, 2 बैग्स हैं, ए से या फिर बी से बॉल निकालनी है। उसके बाद ए बैग में भी रेड बॉल है और बी में भी रेड। तो एक्चुअली में हमें क्या निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इससे पहले बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेना, फिर इस चैप्टर पे आना। तो देखो, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स एंड इट इज फाउंड टू बी रेड। तो ये क्या है, ये नोन है और प्रोबेबिलिटी ये गिवन है। तो कंडीशनल में बताया था ये गिवन है, तो मैं इसको ए से रिप्रेजेंट कर रही हूं। तो ए क्या हो गया, बॉल इज रेड, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज फ्रॉम बैग बी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, रेड तो गिवन हो गया, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो बैग बी से था। तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं E1 से, चाहे आप ई से भी कर सकते हो, ठीक है। बैग चूजन इज बी। मैंने इस इवेंट को ए से डिनोट किया है, इस इवेंट को E1 से। तो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली किसकी निकालनी है, ए गिवन है और निकालनी है E1 की, ये आपको निकालना है, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ के आए हो तो इतना तो समझ में आ गया होगा। तो अब इसको निकालने के 2 तरीके हैं, या तो वो फॉर्मूले को सोचे हम जो इससे पहले मैंने लिखा था, या फिर हम ऐसी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, फेवरेबल आउटकम्स मतलब पॉसिबल, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो अपॉन टोटल आउटकम्स। तो ये सोच के भी तो निकाल सकते हैं, निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, दैट द बैग चूजन इज बी प्रोवाइडेड द बॉल इज रेड, गिवन दैट द बॉल इज रेड, ये है। तो रेड बॉल, तो इसकी बैग बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 बैग्स हैं, इसकी भी हाफ होगी और इसकी भी हाफ होगी। 2 बैग्स हैं, एक बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हाफ, और बी में से रेड निकालने की कितनी होगी, 5/9। 5 रेड बॉल्स हैं और टोटल कितनी हो गई, 5 + 4 9 अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स में क्या होगा, रेड इसमें से भी हो सकती है और रेड इसमें से भी हो सकती है। तो रेड बी में से होगी, इसकी क्या वो है, पहले बैग को चूज किया, हाफ इनटू उसमें से रेड बॉल निकाल दी 5/9, प्लस बैग को चूज किया हाफ, ए वाले की बात कर रहे हैं, उसमें से रेड निकाल दी, उसमें से रेड किस पे आ गई, 3 टोटल कितनी हो गई, 5। तो इसको कैलकुलेट कर दोगे, आंसर आ जाएगा 5/18 आ गया। ऊपर नीचे कितना आया, 5/18 प्लस 3/10। इसको कैलकुलेट कर दोगे, आपके पास आ जाएगा 25/52। फिर से एक बार समझ लेते हैं। पहले ये चेक कर लेना है कि क्या इवेंट है, क्या गिवन है और क्या निकालना है। इट इज फाउंड दैट इट इज रेड, तो ये गिवन इवेंट है, ठीक है। और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये बैग बी से था, तो ये हो गया। तो बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये मैंने E1 और ए से रिप्रेजेंट कर दिया, आप किस चीज से भी कर सकते हो इसको, E/A से भी कर सकते हो। और क्या होगा, पॉसिबल आउटकम्स में क्या लिखोगे, इन दोनों को कंसीडर करके इसकी प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल आउटकम्स। 2 बैग अभी क्वेश्चन में स्टार्टिंग में 2 इवेंट्स हैं, बाकी 3-4 भी होंगे। तो कुछ भी नहीं करना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी रेड और बैग बी,
उसको ऊपर रखा, टोटल कितना हो गया, रेड बैग बी वाला प्लस रेड बैग ए वाला। ठीक है, और क्वेश्चंस देखते जाओ, समझ में आते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देयर आर 2 बैग्स 1 and 2, 2 बैग कंटेनिंग 3 रेड वाइट बॉल 4, इसमें 3 रेड है 4 वाइट बॉल्स हैं, इसमें 2 रेड है 3 वाइट बॉल्स हैं। अ बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम, एक बैग को सिलेक्ट किया तो प्रोबेबिलिटी इस बैग को सिलेक्ट करने की, 2 ही बैग्स हैं तो हाफ हाफ हो जाएगी, ये मैं हाफ हाफ लिख रही हूँ इनकी प्रोबेबिलिटी। अ बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, इट इज फाउंड टू बी रेड। तो यानी कि ए इवेंट क्या है, बॉल ड्रॉन इज रेड, बॉल ड्रॉन इज रेड इवेंट जो कि गिवन है, इट इज फाउंड टू बी रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग फर्स्ट बैग, यानी कि बैग 1 और रेड, मतलब इस पर मैंने टिक मार दिया, यानी कि मैं E1 या E से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, ड्रॉन फ्रॉम बैग 1। ठीक है, अब निकालना क्या होगा, अगर इसको ए माना है और ई मानना है तो क्या होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि क्या गिवन है, रेड, यानी कि ए इवेंट, और कंडीशन और प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, ई की। ठीक है, जिसने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अच्छे से करी है, उसके क्वेश्चंस किए हैं, उसको समझ में आ जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग गिवन दैट द बॉल इज रेड, यही मतलब होता है ना, ये गिवन होता है ए और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, निकाल देते हैं। फेवरेबल आउटकम्स क्या हुए, पहले बैग 1 है और रेड है, यानी कि बैग 1 निकालने की हाफ इनटू उस बैग 1 में से रेड निकालना, तो रेड की कितनी होगी 3/7, टोटल कितनी हुई, जब बैग फर्स्ट चूज कर लिया तो सेकंड को भूल जाओ, बैग 1 निकालने की हाफ इनटू उसमें से रेड बॉल 3/7, टोटल क्या होगा, रेड वो सेकंड वाले की भी हो सकती है फर्स्ट वाले की भी, तो फर्स्ट वाले की तो यही हो गई जो ऊपर लिखी है, प्लस सेकंड वाले की कितनी हुई, सेकंड बैग चूज किया हाफ, सेकंड में से रेड निकाली 2/5। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैंने क्या लिखा है, ऊपर लिखा है ये हाफ क्या हुई, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बैग निकालने की, यानी कि ये ई है, इनटू उसमें से रेड निकालने की। अगर मैं इसको आपको मतलब फॉर्मूले में वो करके दिखा रही हूँ, 1 चूज कर लिया उसमें से रेड, यानी कि A/E तो चूज कर लिया था बैग, उसमें से रेड अपॉन, ये सेम ही है, और अगर मैं, ये तो सेम ही लिखा है ना, प्लस, तो ये वही फॉर्मूला हो गया ना जो सबसे पहले लिखा था जब ये स्टार्ट की वीडियो। प्रोबेबिलिटी ये है, ये वाली क्या है, सेकंड बैग को चूज करने की, तो अगर मैं उसको मान लो सेकंड बैग वाले को, इसको E1 से रिप्रेजेंट करूं, उसको E2 से किया होता, तो यहाँ पे हो जाता है E2 PA/E2। तो एक्चुअली में हम वो फॉर्मूला ही तो लगा रहे हैं, लेकिन इतना, ये मैं आपको जस्ट कंपेयर करके दिखा रही थी, लेकिन इतने कॉम्प्लिकेटेड करना क्यों है, ये फॉर्मूला लिखना क्यों है, डायरेक्ट ही सोचो किस किस की बात हो रही है, अपॉन रेड की 1 में से निकालने की क्या है, हाफ, इंटू ये रेड वाली हो गई, खत्म, अपॉन टोटल क्या होगा, फर्स्ट में से रेड, तो फर्स्ट निकालने की हाफ इंटू रेड, प्लस सेकेंड वाली, रेड तो सेकेंड में भी है ना, तो यहाँ से भी निकल सकती है सेकेंड वाला इंटू रेड, बस बात खत्म। इसको पूरे को कैलकुलेशंस अच्छे से आती हैं आपको, कैलकुलेट कर लोगे तो आ जाएगी 15/29 आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सपोज दैट 5 men out of 100 and 25 women out of 1000 are good orators। वुमेन है और मैन है, इनमें से 25 out of 100,000 आर गुड ओरेटर्स। तो ये मैंने समझ लो प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल दी, ओरेटर होने की, है ना, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है। और 5 out of 100, तो ये इनकी प्रोबेबिलिटी हो गई ना, 500 में से 5 अच्छे ओरेटर्स हैं, और वुमेन में 25 में से, मतलब 25,000 में से। एन ओरेटर इज ड्रॉन एट रैंडम, कोई ओरेटर वो किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, बहुत इजी क्वेश्चन है, दैट इट इज अ मेल पर्सन। तो ए क्या है,
गिवन क्या है, ऑरेटर इज चूजन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी मेल पर्सन इज चूजन, और निकालने किसकी प्रोबेबिलिटी है कि मेल पर्सन इज चूजन। जो भी ऑरेटर चूज किया है वो मेल है। तो डायरेक्ट ही 5 आउट ऑफ 100 ये प्रोबेबिलिटी तो देख रखी है ऑरेटर होने की इनके। तो अज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन, मतलब पहले तो मेन और वुमेन चूज करना पड़ेगा ना, तो इक्वल दे रखा है, यानी कि हाफ प्रोबेबिलिटी होगी औरत को चूज करने की और हाफ ही क्या होगी आदमी को चूज करने की। बिकॉज ये लाइन लिखी हुई है अज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन। ये जो हम बनाते हैं ना इसको ट्री डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। बेस थ्योरम के क्वेश्चंस में अक्सर यही हम बनाते हैं, उससे क्लियर हो जाता है, इसको बोलते हैं ट्री डायग्राम। तो हमें क्या निकालना है, गिवन क्या है कि ऑरेटर को चूज कर लिया यानी कि ए, और निकालने की इसकी प्रोबेबिलिटी है ई की। तो ए क्या है, ऑरेटर इज चूजन और मेल पर्सन है, तो यानी कि ये मेन को चूज किया, ऑरेटर होने की क्या हो गई 5/100 इंटू ये मेन और ऑरेटर वाली बात लिख रहे हैं हाफ अपॉन मेन वाली, और इसके बाद ऑरेटर को चूज किया वो विमेन भी तो हो सकते हैं। टोटल में क्या लिखोगे, ये तो मेन और ऑरेटर, टोटल में क्या हो जाएगा मेन ऑरेटर प्लस वुमेन ऑरेटर, तो विमेन हाफ इंटू ऑरेटर 25/1000। समझ में आया, समझ लो फिर भी अच्छे से। प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है कि मेल पर्सन इज चूजन, और गिवन क्या है कि ऑरेटर को वो कर लिया है। तो यहाँ पे ऊपर क्या लिखोगे, ऑरेटर इंटू मेन की प्रोबेबिलिटी, मेन को निकालने की हाफ हो गई, फिर उसके बाद उसमें से ऑरेटर चूज किया है 5/100 अपॉन मेन और विमेन वाला भी केस तो हो सकता था, टोटल लिखोगे ना, तो फेवरेबल हो गए अपॉन टोटल, तो टोटल मेन वाला भी आएगा और विमेन वाला भी। इसको सॉल्व कर दोगे 5/200 अपॉन 5/200 प्लस 40 1/80। इसको भी काट सकते थे, पता नहीं क्यों नहीं काटा है मैंने। तो ये हो गया 1/40 प्लस 1/80, तो ये हो गया 1/40। एलसीएम ले लोगे 80, तो ये हो जाएगा 2 + 1 1/40 इंटू 80/3, 2 × 1 × तो मतलब 2/3 आ गया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देखो। सपोज दैट 5% ऑफ मेन एंड 0.25 of women have grey hairs। men और women और 5% ग्रे हेयर्स वाले हैं, और इसमें कितने हैं 0.25%, ठीक है। अब ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल। अज्यूम दैट देयर आर, ये लाइन क्या बता रही है कि दोनों को चूज करने की, द इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, इसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ होगी, इसकी भी। क्वेश्चन पूरा आपके सामने है, ठीक है। ग्रेट पर्सन इज सिलेक्टेड, तो कंडीशन क्या है कि ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सिलेक्टेड, ये एक इवेंट गिवन है, और निकालने की आप प्रोबेबिलिटी है कि पर्सन मेल है, तो सिलेक्टेड पर्सन इज मेल, ठीक है। फटाफट से क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ए ग्रे पर्सन है, ग्रे हेयर्ड वाला पर्सन है, और जिसको वो क्या है मेल, यही प्रोबेबिलिटी निकालनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल, ये तो कर लिया है कि ग्रे हेयर वाला है, लेकिन ये निकालनी है कि मेल है। तो ग्रे और मेल को देख लो, ग्रे 5% मतलब 5/100 हो गई प्रोबेबिलिटी, परसेंट में ऐसी निकलती है 5/100। ग्रे और मेल की क्या होगी हाफ, क्योंकि देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, तो हाफ हो गई अपॉन टोटल आउटकम्स। तो ग्रे मेल वाली प्लस ग्रे फीमेल वाली, ग्रे 0.25 यानी कि 0.25 अपॉन 100 हो गई प्रोबेबिलिटी, परसेंट में प्रोबेबिलिटी ऐसी निकलती है अपॉन 100 करके, इनटू विमेन की कितनी होगी हाफ। इतना सा काम था, कितना सिंपल क्वेश्चंस हैं। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो गया 1/40 हो गया, ये भी क्या हो जाएगा 1/40 प्लस इसको सॉल्व करोगे 400, ये हो जाएगा 1/800।
सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 20/21। बाकी आपको कैलकुलेशन तो सब आती है ना, इसका एलसीएम वगैरह ले लेना, ये आ जाएगा आंसर प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डर मत जाना, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान से देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अ कंपनी हैज़ 2 प्लांट्स टू मैन्युफैक्चर स्कूटर्स। स्कूटर बनाती है। प्लांट ए मैन्युफैक्चर 70% ऑफ स्कूटर्स। 2 प्लांट हैं, फर्स्ट और सेकेंड। तो प्लांट ए 70% ऑफ स्कूटर्स एंड प्लांट सेकेंड मैन्युफैक्चर 30%। ये तो बनाता है 70% स्कूटर्स और सेकेंड बनाता है 30% स्कूटर्स। ये ट्री डायग्राम बनाना सीख लो, बस सब कुछ आ जाएगा, समझ लो। फर्स्ट वाले में 80% स्कूटर्स आर रेटेड स्टैंडर्ड क्वालिटी। स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं 80% स्कूटर्स, स्टैंडर्ड क्वालिटी लिख रही हूँ मैं उसको। और एट प्लांट सेकेंड 90% स्कूटर्स आर स्टैंडर्ड क्वालिटी, आर रेटेड एट स्टैंडर्ड क्वालिटी। अ स्कूटर इज पिक्ड अप एट रैंडम स्कूटर एंड इज फाउंड टू बी स्टैंडर्ड क्वालिटी। एक स्कूटर पिक, ये गिवन कंडीशन हो गई आपकी, जिसको मैं ए से डिनोट कर रही हूँ ना अब तक के क्वेश्चन में। ए क्या है? स्कूटर चूजन इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। व्हाट इज द चांस दैट इट वाज फ्रॉम प्लांट सेकेंड? तो ई क्या हो गया? चूजन फ्रॉम, स्कूटर चूजन फ्रॉम प्लांट सेकेंड। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? ये गिवन है कि स्टैंडर्ड क्वालिटी का स्कूटर है, यानी कि ये, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सेकेंड प्लांट से चूज किया है। तो कुछ दिक्कत नहीं है, वही सब जो हम करते आ रहे हैं। प्लांट सेकेंड से पहले सेकेंड वाले को चूज, सेकेंड और स्कूटर स्टैंडर्ड क्वालिटी का। प्लांट सेकेंड का क्या हो जाएगा? ये परसेंटेज लिख रखी है, तो सेकेंड को चूज करने का क्या होगा? अभी तक क्वेश्चंस में हाफ हाफ था ना, यहाँ पे 70 और 30 है, तो उससे कोई टेंशन नहीं लेनी है। क्या हो जाएगा? 30/100। परसेंटेज में हम प्रोबेबिलिटी वैसे ही निकालते हैं ना, 100 करके। तो सेकेंड प्लांट को चूज करेंगे, सेकेंड मतलब 30/100 इंटू स्टैंडर्ड क्वालिटी का 90/100। फिर ये तो सेकेंड और स्टैंडर्ड वाली बात हो गई। वो स्टैंडर्ड क्वालिटी फर्स्ट से भी हो सकती है, तो अपॉन टोटल आउटकम्स आते हैं, मतलब 30/100 ये वाला तो है ही, सेकेंड और स्टैंडर्ड तो था ही, प्लस फर्स्ट और स्टैंडर्ड भी होगा, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? 70/100 इंटू स्टैंडर्ड क्वालिटी वाला स्कूटर। कैलकुलेट कर दोगे इसको, तो कितना हो जाएगा? 3 9 27/100, ये भी 27/100 प्लस 8 7 56/100 100 है सब में, लेके कट हो जाएगा 27 प्लस 56, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी आंसर क्या आ जाएगा? 27/27 प्लस 56 यानी कि 83, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के कुछ भी डरना नहीं है, इस तरीके से बहुत इजीली हो जाएगा। इसका जो 6th क्वेश्चन है बिल्कुल सेम यही है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, ऐसे ही आपको ट्री डायग्राम बनाना है। तो 6th क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। 7th क्वेश्चन देखते हैं इसका। फिर से इतने बड़े क्वेश्चन को देख के डर नहीं जाना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ए हैज अलार्म विच विल रिंग एट द अपॉइंटेड टाइम विद प्रोबेबिलिटी 0.9। ए के पास एक अलार्म है जो कि रिंग करता है with probability 0.9. If the alarm rings, it will awake him and he will reach the hall, examination E hall लिखा है, examination hall in time with probability 0.8. अगर वो रिंग कर जाता है तो वो एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाता है टाइम पे जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.8. इफ द अलार्म डज नॉट रिंग, एक तो ये हो गया, इसका मैं ढंग से बनाऊंगी अभी डायग्राम। एक तो ये हो गया अलार्म रिंग किया और वो एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गया। फिर क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि रिंग नहीं करता है, डज नॉट रिंग। अगर अलार्म रिंग नहीं करता, ए विल गेट अप एट हिज ओन टाइम टू रीच एग्जामिनेशन हॉल विद टाइम इन टाइम विद प्रोबेबिलिटी 0.3। अगर वो रिंग नहीं करता तो वो एग्जामिनेशन हॉल में कितने क्या प्रोबेबिलिटी से पहुंचता है? 0.3। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पर्सन ए रीच द हॉल इन टाइम
ये तो दिया हुआ है कि नोइंग दैट पर्सन ए रीच द हॉल इन टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अलार्म रिंग। तो मैं इसी को ठीक से बनाती हूँ ट्री डायग्राम। देखो ए है, उसका अलार्म, उसने जो अलार्म सेट किया है वो बज भी सकता है और नहीं भी, और मैं इसको लिख रही हूँ डज नॉट रिंग। ठीक है, अगर वो रिंग करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.9। ना होने की क्या होगा, 1 माइनस 0.9 यानी कि 0.1। इतना तो वो कर सकते हैं ना, रिंग अलार्म या तो बजेगा या नहीं बजेगा। बजने की दे रखे 0.9, ना बजने की तो 0.1 हो जाएगी। आगे जब बज जाता है तो उसके बाद टाइम पे पहुंचता है, ऑन टाइम, पूरा तो नहीं लिख सकती, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में टाइम पे पहुंचता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 0.8। जब रिंग नहीं किया फिर भी 0.1 है उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर भी टाइम पे पहुंच रहा है, ऑन टाइम एग्जामिनेशन हॉल, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3। ये है पूरा आपका क्वेश्चन। अच्छा, इसमें अगर अभी तो उसको टाइम वो बोला है ना कि ए रीच द हॉल टाइम इन टाइम, अगर लिखा होता नॉट ऑन टाइम, आगे आएंगे वो वाले क्वेश्चंस भी, तो वो भी मैं बताऊंगी। तो उसमें क्या करेंगे, नॉट ऑन टाइम की भी तो निकाल सकते हो तुम। इसमें 0.8 दे रखा है, टाइम पे पहुंचने वाली, ना पहुंचने वाली कितनी हो जाएगी 1 माइनस 0.8 यानी कि 0.2। तो क्या टेंशन लेनी है। चलो ए और ई निकालते हैं। क्या है इसमें, गिवन क्या है जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट करती आ रही हूँ सारे क्वेश्चंस में, नोइंग दैट पर्सन ए रीच द हॉल इन टाइम। तो पर्सन रीच हॉल इन टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अलार्म रिंग। तो अलार्म रिंग, तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, पर्सन तो टाइम पे पहुंच गया है लेकिन प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अलार्म भी बजा है। पर्सन टाइम पे पहुंच गया है, अलार्म बजा है, पर्सन टाइम पे पहुंच गया है, अलार्म बजा है, यानी कि पर्सन टाइम पे पहुंच गया था 0.8 थी अलार्म बजने के साथ साथ, जो हर क्वेश्चन में किया है स्टार्टिंग से। अपॉन टोटल पर्सन टाइम पे पहुंच गया है, रिंग पर्सन टाइम पे पहुंच गया है लेकिन रिंग नहीं हुआ, तो दोनों ही होगा। पर्सन टाइम पे पहुंच गया 0.8 इंटू बेल बजी, अलार्म बजा, अपॉन पर्सन टाइम पे पहुंच गया और अलार्म बजा, प्लस पर्सन टाइम पे पहुंच गया 0.3, अलार्म नहीं बजा। इतना सा काम करना था, इसको सॉल्व कर दो। 0.72 अपॉन 0.72 प्लस 0.03, 0.72 अपॉन 0.75, पॉइंट से पॉइंट कट गया, इसको भी काट पीट के 72 अपॉन 75 आया ना, इसको भी काट दोगे, 3 से काट देते हैं, 2 और 5, 2 और 4, तो ये हो गया 24 अपॉन 25। यहाँ पे छोड़ोगे तो भी चल जाएगा, इसको पॉइंट्स में करोगे तो 0.96 आ जाएगा आंसर। कहीं पे भी छोड़ सकते हो, प्रोबेबिलिटी को फ्रैक्शन में भी, या ये क्योंकि डेसिमल में दे रखा है ना 0.8 0.9 ये सब, तो डेसिमल में अगर प्रोबेबिलिटी दी होगी तो डेसिमल में छोड़ देना, वरना फ्रैक्शन में भी छोड़ोगे तो मार्क्स कटेंगे नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे ये क्वेश्चंस बेस्ड थ्योरम के। मैंने इसको बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।